स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर से अवैध निर्माण को लेकर तोड़ने के साथ ही कार्रवाई पर देश की सियासत अब गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया गया, तो दूसरे राजनीतिक दलों के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश से शुरू कर चुनावी राज्यों में अवैध अतिक्रमण तोड़ने के नाम पर बुलडोजर के इस्तेमाल को सियासी कवायद माना जा रहा है। वहीं जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर फिलहाल 2 हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश जारी किया। सुनवाई के दौरान वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि इस कार्रवाई के जरिए समाज के एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र का पक्ष रखते हुए कहा कि जो भी कार्रवाई की गई वो अतिक्रमण हटाने के लिए की गई है। किसी एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप सरासर गलत है। मेहता ने कहा कि 22 मुस्लिम और 88 हिंदू बुलडोजर की कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं। बुलडोजर कार्रवाई ने कई बुनियादी सवाल खड़े कर दिए। क्या कानून में बुलडोजर की कार्रवाई का प्रावधान है? क्या बिना नोटिस बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है? क्या संविधान पर बुलडोजर चला है? क्या बुनियादी हकों की संवैधानिक गारंटी को छीना गया है? क्या जीने के हक और जीविका के हक को रौंदा गया है? इन तमाम सवालों की करेंगे पड़ताल। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये मासूम 2 जून की रोटी के लिए उजड़े हुए घरौंदे के मलबे से चंद सिक्के बटोर रहा है। इसका कहना है कि इसी से उसकी दुकान और घर चलता था। एक साथ 9 बुलडोजरों ने गरीबों के आशियानों पर एक साथ हमला बोल दिया। क्योंकि बांटो और राज करो की सियासत ने अब बुलडोजरों की शक्ल ले ली है। नफरत की सियासत बच्चों के दर्द से कभी नहीं पसीजती। दंगों का दर्द उन मासूमों को सबसे ज्यादा भुगतना होता है जिन्हें भगवान का रूप बताया जाता है। उन महिलाओं की दर्द भरी चीखें और रुदन भी धर्म के ठेकेदारों को सुनाई नहीं पड़ती, जो यत्र नारेस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता का पाखंड करते हैं। इस मौके पर सिर्फ वामपंथी दल ही आम लोगों के साथ खड़े नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय का बुलडोजर, गैर संवैधानिक बुलडोजर, जनवाद को कुचलने का बुलडोजर को फिलहाल रोका है और निश्चित रूप पर देश भर के जनवाद जिसको पसंद है वो इसका स्वागत जरूर करेंगे। बहरहाल मजहब की लड़ाई में सियासत की दुकानें चल निकली हैं। जल्द ही दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने हैं। कुछ सियासी दल दौड़ में आगे निकल गए, कुछ अब पहुंच रहे हैं। जहांगीरपुरी में अब सियासी दलों ने पर्यटन शुरू कर दिया। पहले सभी पार्टियां सोशल मीडिया में ट्वीट करने और पोस्ट करने में व्यस्त थी। अब यहां ठंडे पड़ गए चूल्हे पर सियासी रोटियां सेकने पहुंच रहे हैं। लेकिन पुलिस ने इन्हें पीड़ितों से मिलने नहीं दिया। ये भी नई तरह की सियासत है। We were stopped by the police, but police has been cooperative so far, and we would like to meet victims as many victims as possible. We also police has cooperated to us at least so far, and we just want to meet the victims if they allow us to meet the victims, and we have come here to tell the victims that the Congress party is with them. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी यहां तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भेजा है। अवैध अतिक्रमण के नाम पर जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले ही आ गया था, लेकिन मस्जिद का गेट गिराने के बाद मंदिर के पास पहुंचने पर बुलडोजर नतमस्तक हो गए। बुलडोजर मजबूत सरकार और सख्त प्रशासन के शुभांकर बन गए। सच तो ये है कि डेमोक्रेसी भी बुलडोक्रेसी में तब्दील हो चली है। उत्तर प्रदेश चुनाव से शुरू हुई बुलडोजर राजनीति चुनावी राज्यों का तीर्थाटन कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा की उपाधि दी, तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान भी बुलडोजर मामा बन गए। गुंडे और बदमाश
ये ना समझ ले कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ये मामा का राज है, गड़बड़ करी तो छोड़ूंगा नहीं। मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देगा। खरकौन में चले बुलडोजर ने सियासत की राह साफ कर दी। इंदौर के पिगडम्बर में 2 गुटों के विवाद में एक युवक की मौत के बाद 7 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाकर उनके घरों को जमींदोज कर दिया। देर रात आरोपियों की पहचान हुई और सुबह 7 बजे से कार्रवाई शुरू हो गई। फिर तो रीवा में भी बुलडोजर चला और सीमा पार कर गुजरात पहुंच गया। यहाँ भी रामनवमी के दिन खंभात में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। यहाँ भी धर्म की सियासत का कहर गरीब बस्तियों पर टूटा। यहाँ से बुलडोजर दिल्ली नगर निगम चुनाव में हिस्सा लेने राजधानी पहुँच गया और जहांगीरपुरी में आरोपियों की संपत्ति के नाम पर गरीब बस्तियों पर कहर ढाया गया। मुसलमानों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के जवाब में पीड़ितों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी बताया जा रहा है। जो लोग मुद्दा बुलडोजर बना रहे हैं वो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात पे भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई बलवे और बलवाइयों को रोकने की है। अब दिक्कत ये हो गई कि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेकर के कैसे भ्रम पैदा करो, कैसे भय का माहौल पैदा करो। इसलिए मैं उनको भी यही सलाह दूंगा कि भैया प्रवोक करना प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, पीस प्रायोरिटी होनी चाहिए। जहांगीरपुरी में किस तरह से भाजपा के नेताओं ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हिंसा करी, दंगे करवाए, तो आज देश भर में लोग भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से, भारतीय जनता पार्टी की हिंसा से, भारतीय जनता पार्टी की लफंगई से परेशान है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर बुलडोजर ही न्याय है और सरकार आरोपियों को बुलडोजर के जरिए दंडित करने में सक्षम है, तो फिर कोर्ट कचहरी, अदालत, सुनवाई और न्याय व्यवस्था के क्या मायने हैं? संसद, संविधान और न्यायपालिका को दरकिनार करके ये कौन सा नया भारत बनाया जा रहा है? चुनी हुई सरकारें संविधान से नहीं बुलडोजर से चलाई जाती हैं। अब प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे हर रोज रौंदा जा रहा है। अब संविधान जो है उसके परकच्चे बुलडोजर की चेन के नीचे उड़ाए जा रहे हैं। अब कानून का शासन बुलडोजर का शासन में बदल दिया गया है। अब उत्तराखंड के खटीमा में भी दर्जन भर गांव को घर हटाने और फसल काटकर जगह खाली करने के नोटिस मिले हैं। यहां से राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे, तो बिहार में भी अवैध कब्जे वाली संपत्तियों की पहचान शुरू हो गई है। यहां भी एक बुलडोजर मंत्री खासी शोहरत पा रही हैं। अतिक्रमणवाद केस संख्या दर्ज हो चुका है। स्पेशल ड्राइव चला करके उनको बुलडोजर से, मैंने पहले भी जवाब दिया, और निश्चित रूप से अप्रैल महीने में, क्योंकि अप्रैल, मई, जून बाढ़ और बरसात का समय नहीं होता है, उस समय गरीब लोग कहता है या कोई लोग कहता है कि हम कहाँ जाएं, स्पेशल तरीके से उसको चला करके पूरे बिहार का अतिक्रमण हम खाली कराने जा रहे हैं और हर एक जिला को 10-10 लाख रुपए का आवंटन भी किया है। चीन जो है हमारे देश में क्षेत्र के अंदर घुस करके, हमारे देश की सीमा के अंदर घुस करके 2 गांव जो है वो बसा लेता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन जहां धर्म जात देख करके वहीं बुलडोजर जो है ये लोग चलाने का काम करते हैं। बहरहाल धार्मिक उन्मादियों के हथियारबंद जुलूस, भड़काऊ गाने और नारेबाजी, फिर उस पर पथराव के बाद बुलडोजर चलाने की सियासत एक राजनीतिक रणनीति बन चुकी है, जो 2024 तक देश में सियासी अलाव जलाए रखेगी। कुल मिलाकर भाईचारे की बात करने वाले लोग और राजनीतिक दल हाशिए पर पहुंचाने की साजिश है और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता नूरा कुश्ती लड़कर सियासी महफिल लूटने की फिराक में है। अंशुमन त्रिपाठी, APN न्यूज। तो क्या संविधान पर चला है बुलडोजर? इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमन मलिक जी हैं, स्पोकपर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है रमन जी आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ हैं, स्पोकपर्सन है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही तबरेज हसन जी हमारे साथ है, लेफ्ट सपोर्टर है, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा रमन मलिक जी आपसे है। रमन जी, संसद और संविधान को दरकिनार करके सर कौन से भारत के निर्माण की कोशिशें हो रही है? कौन सी संविधान को हमने बता
दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट के अंतर्गत दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ने एक अतिक्रमण को हटाया। उस अतिक्रमण को हटाने में कौन सी प्रॉब्लम आ गई है, क्या मुद्दा है? मैं आज बड़े अपनी जो कंफ्यूजन भी है मेरी एक नागरिक के तौर पे, और एक देश के बहुत सारे लोगों ने मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूछा है कि साहब ये कैसे होता है कि सुप्रीम कोर्ट या दूसरे कोर्ट गुनाह में भी भेदभाव हो जाए कि जी एक ने अगर गमन करा है 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का, 1000 करोड़ का, वो अलग श्रेणी में होगा, जिसने 2-4 करोड़ का करा है उसके लिए कानून अलग हो जाएंगे क्या? क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से व्यक्ति आता हो इसलिए उसको लीनियंसी होगी। जैसे कल एक फैसला आया, फिरोज कोई है, उसने एक 4 साल की बेटिया के साथ बलात्कार करा था, 20 साल की उसकी सजा कर दी गई क्योंकि उसके लिए एक जिंदगी आगे भी है। तो क्या वो 4 साल की बच्ची जो थी उसके लिए कोई जिंदगी नहीं थी? या जिस प्रकार से रात को 2 बजे कई केसों के लिए खुल जाते हैं और कई केसों के लिए 20-20 साल तक उनका नंबर नहीं आता, वो भी सवाल मेरे से जब पूछे जाते हैं तो मेरे पास जवाब नहीं होते कि मैं क्या जवाब दूं कि कैसे इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। तो आप ये कह रहे हैं संविधान के तहत ये कार्रवाई की गई है? नहीं, अगर गलत है, कानून नहीं है तो आप बताएं कौन सा कानून नहीं है? 324 नहीं है, 323 नहीं है, 326 नहीं है। ये जो कानून अवैध अतिक्रमण को आपने हटाया और ये कानून के तहत ही हटाया। देखिए, इसमें एक चीज और समझनी चाहिए, जो बेसिक पॉइंट है कि अगर किसी भी जगह सरकार ने जो जमीन उन सरकार की है, वो जमीन नहीं जो किसी काम के लिए रखी हो, जो पब्लिक के यूटिलिटी के लिए, जैसे कि स्कूल हो गए, पार्क हो गए, सड़क हो गई, ये जो चीजें हैं, ये रोड्स हो गई, अगर इसको कोई विलफुली परपेचुअली कब्जा करता है, प्रोटेस्ट के लिए नहीं, अपने व्यवसाय के लिए या अपने रिहाइश के लिए, तो उसको इन धाराओं के अंदर मेरे ख्याल से जो अर्बन लोकल बॉडीज के एक्ट अलग जगह अलग होते हैं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है मैं उसके मुताबिक ये बोल सकता हूँ। उसके अलावा सर, ये बुलडोजर चलाया गया, आप कह रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण को अंजाम दिया गया था इसलिए ये बुलडोजर चलाया गया, लेकिन वक्त तो राजनीतिक था ना सर, एमसीडी चुनाव है दिल्ली में। वक्त का तो निहाज ही ऐसा है। ये बुलडोजर सर पहले उत्तर प्रदेश में होता है, फिर मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, वहां पर मामा के राज में बुलडोजर चलता है, अब राजधानी दिल्ली आ जाता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम आज भी ये फैसला नहीं कर पाए कि हमारे देश में सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ करने चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि हर साल चुनाव होंगे, हर साल हर काम के लिए बोला जाएगा। अब चुनाव हो रहे थे इसलिए खुश करने के लिए कर दिया, इसलिए दुखी करने के लिए कर दिया, पोलराइजेशन के लिए कर दिया। अब पूरे दिल्ली में सिर्फ जहांगीरपुरी में ही अवैध अतिक्रमण है क्या? सरकार कोई काम ही ना करे। नहीं, पूरे दिल्ली में सिर्फ जहांगीरपुरी में ही अवैध अतिक्रमण है क्या? बाकी सब नक्शे से बनी हुई है दिल्ली क्या? मैं तो कुछ समय पहले कृष्णा नगर और दूसरी जगहें गया था, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि जी मैं दिल्ली शहर में ना होके बल्कि कहीं पाकिस्तान में हूँ, क्योंकि उसकी जिस प्रकार से बनावट, रहायश, जिस प्रकार से सिविल एमिनिटीज, जिस प्रकार से वहाँ पे एटमॉस्फेयर बना हुआ था, उसमें तो ऐसे ही लग रहा था। अब आप ये सोचें कि 25 गज में भी आप 6 माले चढ़ा के बैठे हों, अभी तो वो भी हटना चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे कल को कोई दुखद घटना हो जाए, कोई भूकंप हो जाए, कोई आग लग जाए, तो ये भी एक अच्छी बात है सर। चुनाव से पहले आप लोगों को दिखती है कि 6 मंजिला बनी हुई है, वो 6 मंजिला सर कितने सालों से बनी हुई है उस पर भी सोचना चाहिए। एमसीडी में आप कब से हैं ये भी आपको समझना चाहिए। लेकिन एक रत्नाकर जी, बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी आपने सुना रमन जी को कह रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण कर रहा है तो सरकार तो खाली करवाएगी, उसे बुलडोजर तो चलाएगी। रमन जी जो कह रहे हैं, देखिए किस तरह से ये लोग झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, टीवी चैनल पे बैठ के झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र को इनको बुलडोजर के चेन के नीचे इसको कुचलना है। अगर वहां पे बुलडोजर चलता है
तो वहां पे जो एमसीडी द्वारा अलॉटेड शॉप्स हैं, दिलीप सक्सेना का एक दुकान है जो एमसीडी ने खुद अलॉट किया है, उसकी दुकान को वो बेचारा पेपर भी दिखा रहा है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, अलॉटमेंट लेटर दिखा रहा है, सारी डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, फिर भी ये रुक नहीं रहे हैं, फिर भी उसके दुकानों को गिरा दिए। इस तरह से गुप्ता जी की भी दुकान गिराई गई, बहुत सारे दुकान ऐसे गिराए गए। अतिक्रमण हटाइए, लेकिन आप अतिक्रमण हटाने के जो एवज में जो लोग लीगलाइज है वहाँ पे, जो लीगल दुकानें हैं, उनको भी आप तोड़ रहे हैं। तो ये संयोग कहा जाए कि प्रयोग किया जाए कि दिल्ली में हिंसा होती है, उसके अगले दिन जो है आप इस तरह का बुलडोजर का कार्रवाई करते हैं। लेकिन तो आपकी मानसिकता क्या है? सुनिए, मैं बीच में बोला नहीं, झगड़े का कहाँ से हो गया? ठीक है रमन जी, सुन लेते हैं, पहले सुन लेते हैं, फिर आपकी बारी आएगी। मेरा सिर्फ सवाल, मेरी बात सुनिए आप। रमन जी बीच में बोला नहीं, मैं 5 मिनट बोले आप, मैं बोला नहीं, बीच में सुनिए मेरी बात पहले। कहाँ पे होता है ये झूठ बोलने का काम करते हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी है, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल युग है, मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल युग है। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, उसके कई घंटे के बाद जो है वहाँ पे आदेश हाथ में तब दिया जाता है जब वो बुलडोजर एक मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है। तो आपकी मानसिकता क्या है? आप करना क्या चाहते हैं ये बता दीजिए। हमारी मानसिकता ठीक है, महाराष्ट्र की तरह। ठीक है तबरेज जी कहा जाता है कि एक धर्म को निशाना बनाने की कोशिश की गई, इस बुलडोजर के जरिए एक धर्म के लोगों पर कार्रवाई की गई। क्यों इस तरह की बातें की जा रही है सर? क्या वाकई एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है क्या? जी नेहा जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें जो है एक अच्छा अवसर दिया बोलने के लिए, और हमारे साथ जितने भी साथी हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन अफसोस इसी बात का होता है कि जिस तरीके से पूरे देश में भाजपा और भाजपा समर्थित जो भी लोग हैं पूरे देश में, आखिर वो एक नैरेटिव सेट करके रखा है कि कहीं भी किसी को मार दो, उसके ऊपर एक लेवल लगा दो। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि किसी स्टूडेंट को अगर कहीं पे कोई प्रोटेस्ट करते हुए कहते पकड़ा गया, उसको बोल दीजिए क्या कि वो नक्सली है, उनको बोल दीजिए वो आतंकवादी है, उनको बोल दीजिए कि वो जो है एंटी नेशनल है। उसी तरीके से मुसलमानों को कहीं पे मार देना है तो उनको बोल देना कि ये बांग्लादेशी है, ये क्या कहते पाकिस्तानी है। ये भाजपा और आरएसएस का नैरेटिव था शुरू से। नहीं, आप लोगों को क्यों लगता है कि विशेष एक धर्म को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देख सकते हैं एजी नूरानी जो क्या कहते हैं कि डीआईजी जो रिटायर्ड क्या कहते हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने इस पर बाकायदा किताब लिखी है। उन्होंने इसी चीज को दर्शाया है कि पूरे देश में मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट करके उनको नैरेटिव सेट करके उनको किस तरीके से मारा जा रहा है। आप मुझे ये बात बताइए, क्या एक लोकतंत्र देश में नहीं आप इसी पे रहिए सर। जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई इसके बाद जो बुलडोजर चला उसमें ये कहा गया कि 22 मुस्लिम जबकि 88 हिंदू लोगों पर उनके घरों पर या फिर उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला है। तो फिर क्यों आप लोग इस तरह की बात करते हैं कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? कि राहत इंदौरी का शेर भी है कि लगेगी आग, यहाँ पे सिर्फ हमारा घर थोड़ी ना है। इस तरीके से वो जो शेर है तो उसमें गुप्ता जी भी मरेंगे, उसमें तबरेज जी भी मरेंगे, उसमें सब लोग मरेंगे। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि पूरे देश का जो अभी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक वो संवैधानिक संस्था है, उसको जो टेम्पर किया जा रहा है, उसको टेम्पर करके कहीं कहीं एक उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको जो हनन किया जा रहा है, ये एक लोकतंत्र देश के लिए और लोकतांत्रिक देश में आम नागरिकों के लिए ये बेहतर नहीं है। ये भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक। ठीक है प्रदीप जी सवाल मेरा आपसे है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। आके राजस्थान में भी मुसलमानों के साथ तबरेज जी ठीक है, दिल्ली में भी आज यही हो रहा है। इससे पहले भी 2020 में दिल्ली में जब दंगा हुआ, तबरेज जी आवाज मिल रही है आपको? और अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो जोड़ी जो गुजरात में 2002 में करवाया, वही अभी पूरे देश में करवा रहा था। ठीक है प्रदीप जी, सवाल मेरा अब आपसे है। सवाल इस बात को लेकर कि क्या कानून में बुलडोजर की कार्रवाई का कोई प्रावधान है? हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है जी। अगर हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं वहां भी बुलडोजर चल रहा है। अब तो राजधानी दिल्ली तक आ गया ये बुलडोजर। क्या कानून में प्रावधान है क्या बुलडोजर का? नेहा जी, बुलडोजर का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रावधान इलीगल कंस्ट्रक्शन को एनक्रोचमेंट को रिमूव करने का है। और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। अगर दिल्ली की जैसे भी आपने बात कही, इसमें हम लोग वांड होते हैं दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट से, जो 1957 का एक्ट है। उस एक्ट के हिसाब से कमिश्नर को पावर है अंडर सेक्शन 332
ये 332 सेक्शन है जिसमें कि कमिश्नर ऑर्डर कर सकता है डिमोलिशन करने का या कोई अगर इलीगल बिल्डिंग वर्क चल रहा है उसको रोकने का किसी केस में। लेकिन उसका एक ड्यू प्रोसेस है, उसके पास पावर है, लेकिन उसके पास ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ड्यू प्रोसेस से मेरा मतलब है कि जैसे ही आपके पास आपको पता लगा या कोई कंप्लेंट आई कि यहाँ पर एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपसे पूरा प्रोसेस ये समझने की कोशिश करूंगी। प्रदीप जी, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले जिस बात का जिक्र हो रहा था, आपने कहा कि एक प्रोसेस होता है, एक ड्यू प्रोसेस होता है। उससे पहले अगर कहीं पर बुलडोजर चलाया जाता है तो उसके पहले क्या प्रोसीजर होता है सर, क्या प्रोसेस होता है, बताइए। नेहा जी, बुलडोजर खाली चलाने के लिए प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस है कि अगर कोई भी इलीगल एनक्रोचमेंट को रिमूव करना है या ऐसी प्रॉपर्टी को डिमोलिश करना है जिसकी सैंक्शन ना हो, एक ड्यू प्रोसेस है। ड्यू प्रोसेस ये है कि लॉ ये कहता है, और ये आज से नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी को कि ये बुलडोजर की राजनीति तो शायद आजकल में मेरी जो न्यूज के माध्यम से या जो भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो हमें पता लग रही है, लेकिन एक जजमेंट थी 2014 में। आपको सर पहले प्रोसेस बताइए सर, पहले ना प्रोसेस बताइए आप। प्रोसेस नेहा जी इसमें ये होता है कि जब भी आपके नॉलेज में जब ये आता है कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई कहीं पे एनक्रोचमेंट हो रहा है पब्लिक लैंड के ऊपर, जी, तो गवर्नमेंट जब हम बोलेंगे, क्योंकि हम दिल्ली में है, तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बॉडी है एमसीडी, वो उसके पास पावर्स हैं बाय वे ऑफ स्टैट्यूट कि किसी भी इलीगल स्ट्रक्चर को वो डिमोलिश कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसा कि मैं ब्रेक से पहले आपको बता रहा था कि सेक्शन 332 के अंदर कमिश्नर के पास ये पावर्स होती हैं कि वो ऐसी जो ऐसी बॉडीज, ऐसी स्ट्रक्चर जो कि इलीगल हैं उनको प्रोहिबिट कर सकता है जो कि विदाउट सैंक्शन है। एक तो ये है, और ऐसी बॉडीज जिसको कि सेक्शन 343 में उसके पास पावर्स हैं कि ऑर्डर कर सकता है ऐसी बॉडीज को, ऐसे स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करने के लिए, या अगर काम चल रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए इन सर्टेन केसेस जब उसको लगता है। अब उसमें सबसे पहले क्या है, जब भी कोई एक बिल्डिंग इरेक्ट होती है नेहा जी, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें आपको म्युनिसिपल कमेटी से एक सैंक्शन लेना पड़ता है, जो एक जैसे हम बोलते हैं कि नक्शा को अप्रूवल कराना पड़ता है कि हम इस हिसाब से वो बनाएंगे बिल्डिंग को। उसका एक बेसिक फंक्शन होता है। बेसिक फंक्शन उसका ये होता है कि 3-4 चीजों पर विशेष करके उसके अंदर ध्यान दिया जाता है। एक, कि बिल्डिंग में वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं। 2, कि अगर खुदा ने खासा कोई आग लग गई तो उसमें एस्केप कैसे करेंगे लोग बाग। तीसरा, कि इस तरह से ना हो कि आम जनता के आने जाने के ऊपर उसका किसी तरह का प्रभाव आए, ऑब्स्ट्रक्शन आए। इन चीजों को देखते हुए सैंक्शन प्लान दी जाती है। और अगर जरा सा डेविएशन भी है, आपका एक नक्शा पास हो गया, ठीक है सर, एक चीज मुझे बताइए सर, क्या किसी भी बिल्डिंग को गिराने से पहले नोटिस देना पड़ता है? अगर नोटिस देना पड़ता है तो कितने दिन पहले ये नोटिस देना पड़ता है? क्या उसके अंदर लिखा होता है? क्या वजह भी उसके अंदर मेंशन होती है? कैसा ये नोटिस होता है सर, ये बताइए, कितने दिन पहले ये नोटिस देना पड़ता है? नेहा जी, यूजुअली हम 15 दिन का नोटिस का प्रोविजन है इसके अंदर, प्रोविजन दिया जाता है। और डिमोलिशन कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर जब आप आता है, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट नहीं कर सकते। बिना नोटिस दिए सर किसी भी अवैध निर्माण को गिराया जा सकता है क्या? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ अभी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब यही है कि किसी को भी बिना सुने आप सजा नहीं दे सकते। जब भी कोई किसी के नोटिस में ये आता है, अगर गवर्नमेंट की एमसीडी की नोटिस में ये आता है कि ये एक इलीगल स्ट्रक्चर है, तो शोकोज नोटिस देना उनका काम है। हो सकता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कोई गलत आ जाए, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। 2014 के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया था एक जजमेंट में
जो जिसका टाइटल था वर्तमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये टाइटल था इसका 2014 का। प्रदीप जी मैं आ रही हूँ, मैं पूरी आपकी बात सुनूंगी, लेकिन इससे पहले मैं रमन जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। रमन जी, नोटिस देना पड़ता है मिनिमम 15 दिन पहले, आपने नोटिस दिया क्या? एनसीडी की तरफ से कोई नोटिस उन लोगों को पहुंचा क्या? क्या उनकी बातों को रखने का कोई अधिकार नहीं उन्हें? नेहा जी एमसीडी ने कब दिया होगा नोटिस? दिया होगा नहीं सर, आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह की बातें मत करिए सर। दिया होगा नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं एमसीडी कमिश्नर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बोल सकता हूं कि हो सकता है जगह पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं ये लोग, खाली झूठ। अरे फजूल में बीच में रमाकांत जी कोई आधार नहीं होता है, झूठ बोलने का काम कराता है इनका, सिर्फ बैठ कर। नया जी, अगर मैं बीच में बोलना शुरू हो गया फिर जी, आप बोल रहे थे बीच में, मैं जब बोल रहा था अभी तक जो खबरें से निकल के सामने आई है, जो वहाँ पे लोग हैं जिनकी दुकानें गिरा दी गई है, जिनको नुकसान पहुंचाया गया है, वो तो सर ये कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस दिए बुलडोजर आके उनकी दुकानों को ध्वस्त कर गया सर। तो इसका मतलब तो ये है कि सड़क के ऊपर कोई भी अतिक्रमण करे, हाँ। उस अपनी दुकान, अपना मकान, अपना जो मर्जी बनाना है बनाए, और देश जो है अपने आप झोलता रहे उसको। तो सर एनसीडी की नींद एकदम से क्यों जाग गई हिंसा के बाद? प्रक्रिया के अब मेरे को जरा जो बातें मैंने कहनी है ना वो मेरे को करना। रमाकांत जी, आप कर सकते हैं अपनी पचपच, मैं उसको भी जवाब दे दूंगा, आप मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत सारे आप जैसे झेलता हूँ रोज के, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिक्कत आपको जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले दिक्कत वहाँ पे, उसका ये जो फजूल की बातें हैं ना, इसको छोड़ दो। आप राहुल गांधी नहीं है, अपने परिचय मत दीजिए। सबसे पहले ये बताएं कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सर, एक दूसरे पे व्यक्तिगत हमले मत करिए प्लीज। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्यों है कि हर जगह कपिल सिब्बल पहुंच जाते हैं, हर जगह प्रशांत भूषण पहुंचेंगे, संजय हेगड़े पहुंचेंगे, कपिल मिश्रा भी पहुंचते हैं, कपिल मिश्रा अफजल कसाब के लिए भी यही पहुंचेंगे, अफजल कसाब के लिए भी यही पहुंचेंगे, और इनके लिए भी यही पहुंचेंगे। रमन जी, मुद्दे पे रहिए सर, मुद्दे पे रहिए। इन लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था, ये कह रहे कोई नोटिस हमें नहीं मिला, इसीलिए अब अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। नेहा जी, आपको ये पता करना पड़ेगा कि सेलम में 1982 में भी ऐसा ही हुआ था कि एक प्रदर्शन जा रहा था 1882 में, सॉरी, और 1882 में भी अंग्रेजों को 3 दिन लग गए थे स्थिति को कंट्रोल करते। क्यों हुआ था, क्यों पथराव हुआ था, क्यों सर फोड़ा गया था, वो सारी चीजों पे जब हम डिबेट करने तो मतलब ये पथराव का असर है कि बुलडोजर चला, ये मैं इसके मायने निकालूं? बुलडोजर चलाने का विषय ये शोभा यात्रा वो हनुमान जयंती के ऊपर करे हुए पथराव से नहीं है। उसका काम अवैध रूप से जमीन कब्जाना और सड़कों को यातायात से बंद कर देने एक वजह है। दूसरी वजह सर, वहाँ पे जो दुकानें थी वो कईयों साल पुरानी थी सर, क्यों आप लोगों को ऐसा लगा सर? थोड़ी कंटिन्यू करने देंगे तो सर वही मैंने आपसे सवाल पूछा ना। गलती तो ठीक होनी चाहिए ना। ठीक है, रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। नहीं, आप नोटिस वाले में जवाब नहीं दे पा रहे सर, रमन जी जवाब नहीं दे रहे हैं आप। खबर वाले आपके हिसाब से जवाब नहीं होगा नेहा जी। नहीं, तो सर आप ही जवाब दीजिए ना, लेकिन जवाब तो ऐसा दीजिए कि जनता भी संतुष्ट हो उससे। सवाल आपका होगा। अब आप सुनिए, जस्टिस सबरवाल ने जब दिल्ली को साफ करने का काम करा, अमीरों के मॉल तोड़े, मकान तोड़े, दुकान तोड़ी, बिना नोटिस के तोड़ दिए। तब क्या हुआ था? बिना नोटिस के तोड़े, विरोध भी काम करने वाले के तोड़े यही लोग थे। लीगल कंस्ट्रक्शन भी तोड़े, ये भी सुनिए, गरीबों के दुकान तोड़े, बात आती है गरीबों के मकान तोड़े, क्या ये भी बताइए ना। कॉन्फ्रेंस करी, उसको ढोल पीटने वाले भी ये लोग थे, और उनमें से एक रंजन गोगोई को इम्पीच कराने की ठीक है कवायद चलाने वाले भी ये लोग थे। ठीक है सर, नहीं आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बाकी सब चीजें कह रहे हैं। रत्नाकर जी, सीधा मैं रुख आपका करती हूँ सर, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? विपक्ष को तो मिलने तक नहीं दिया जा रहा पीड़ित परिवारों से। आप लोगों का जो एक डेलीगेशन गया था मिलने के लिए पीड़ित परिवार से, मिलने नहीं दिया गया आप लोगों को। नेहा जी, रमन जी जो कह रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे अंग्रेजों का 1882 का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो मैं ये कहना चाहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है अभी वो अंग्रेजों से कम नहीं है।
ये लोकतांत्रिक मर्यादा जो होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो होती है, उसको अपने पैरों के नीचे कुचल देने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये रमन जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? अरे सुन लीजिए, रमन जी जवाब देंगे नहीं, आपके पास जवाब कोई है नहीं, खाली बौखलाना जानते हैं। रमन जी के पास एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। रत्नाकर जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपका रुख करती हूँ सर। रमन जी, इनके पास जवाब नहीं है, बौखलाएंगे, ये बौखलाएंगे, जवाब नहीं है। एक तो पहली चीज मैं ये कहूंगा कि क्या जरूरत थी बिना अनुमति के यात्रा निकालने की? रमन मलिक जी प्लीज, यात्रा अगर निकलती है वहाँ पे रमन मलिक जी मैं आती हूँ सर। अभी रत्नाकर जी से सवाल है, अभी आप उनको बोलने दीजिए, फिर आपका रुख करते हैं। बोलने दीजिए, आपने उनको रोका था जब मैं बोल रहा था। देखिए यही है इनका, ये न सुनेंगे, ये बोलने भी नहीं देंगे। ये इनकी ये तानाशाही है, यही तानाशाही देश को बर्बाद कर रही है। ये किसी के सुनेंगे भी नहीं, किसी को बोलने भी नहीं देंगे। जैसा कि देख रहे हैं वहाँ पे हमारे नेता जा रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, गरीबों को नहीं दे रहे हैं। ये बुलडोजर अमीरों पे नहीं चलाएंगे, ये बुलडोजर गरीबों को रमन जी आप तो बहुत शालीनता के साथ डिबेट करते हैं। रमन जी प्लीज, रमन जी रमन मलिक जी आप बहुत शालीनता के साथ, इतने वरिष्ठ नेता है, शालीनता के साथ आप डिबेट करते हैं, इस तरह से मत करिए प्लीज। अपनी बारी में बोलिएगा सर। मुस्लिम लीग के साथ देश को विभाजन करने वाले पार्टी मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाया? आप थे जिन्ना तिरंगा को किसने अंग्रेजों मुख्यालय पे भाषण करता, ये अंग्रेजों के पिट्ठू दलाल है, इनको बात सुनने में उदाहरण देते हैं। ठीक है, एक एक करके रखिए अपनी बात। कुचलना चाहते हैं। जब 1947 का बंटवारा हुआ, ठीक है रमन जी एक से ऐसे मत करिए सर। देखिए ऐसे आप लोग करेंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी सर, कोई समझ नहीं पा रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं। प्लीज एक एक करके बात को रखिए ना अपनी। ये तरीका नहीं है सर डिबेट करने का। वैसा ही होगा। आप देखिए ये लोग किसी की नहीं ये तरीका नहीं है रमन जी, ऐसे नहीं करते आप डिबेट प्लीज। देखिए यहाँ पे ही देख सकते हैं, ये लोग को तानाशाही रवैया, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। ये क्या? ठीक है मुद्दे पे रहिए ना, मुद्दे पे रहिए। रत्नाकर जी क्यों लगता है आप लोगों को मुलाकात नहीं करने दी, आप लोगों को परिजनों से जो पीड़ित हैं उन लोगों से? ठीक है रुक जाइए एक मिनट। पीड़ितों से मुलाकात आप लोगों को क्यों नहीं करने दी गई? पुलिस ने कॉपरेट भी करा, उसके बाद आप देखिए क्या है, ये दंगा हो चाहे डिमोलिशन का जो चीज होती है, जो वहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ या लीगल इंक्रोचमेंट हुआ है, तो वो सारी चीजें ये संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से किए नहीं। उसमें अगर संवैधानिक प्रक्रिया से किए होते तो इस तरह से 9 बुलडोजर लगा के वहाँ पे गरीबों का मकान तोड़ा नहीं गया होता। एमसीडी द्वारा अलॉटेड जो दुकानें हैं उसको ढाई नहीं गई होती, गुप्ता जी की दुकान जो है तोड़ी नहीं गई होती, और मंदिर के सामने ही पीछे पड़ गए हो, नोटिस पकड़ाते हैं तो ये सारा पोल जाएगा। इसलिए विपक्ष को ये वहाँ पे जाने नहीं देते हैं। अगर विपक्ष को जाने देंगे तो इनकी पोल दुनिया के सामने खुल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मीडिया रहेगी और लोगों को बताएंगे कि किस तरह से इनका तानाशाही रवैया चल रहा है, किस तरह से लोकतंत्र को पैरों के नीचे चलने का काम कर रहे हैं। अरे आप जो राहुल की दादी ने मारा था, अरे 56 इंच का सीना दिखाने लगा दिया था। ठीक है सर, ठीक है, ओके तबरेज जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है रत्नाकर जी, मलिक जी, ठीक है आप जवाब आप गरीबों में बुलडोजर चलाएंगे, आप लोकतंत्र में बुलडोजर चलाएंगे। आप देखें किस तरह से अनाथ बच्चे वहाँ पे अपने पैसे और चॉकलेट इकट्ठा कर रहे थे। ये ऊपर वाला भी ठीक है तबरेज जी सर, मुझे आप लोगों की आवाज मजबूरन बंद करवानी पड़ रही है। देखिए इस तरह से आप मत करिए, आप बेकार में बोले जा रहे हैं, आपकी आवाज जनता तक नहीं जा पा रही है। इस तरह से डिबेट नहीं होती है सर। एक एक करके अपनी बातों को रखिए, शालीनता के साथ रखिए। आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं, अच्छे से डिबेट करते हैं, अक्सर आते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो ये क्या संदेश देने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? हर मुद्दे पे राजनीति, ये सही नहीं है सर।
इसी के साथ इनकी बातों को ये तरीका ठीक नहीं है आप लोगों का। मैं जब भी बोलने जा रहा हूँ तभी ये बीच में अटक रहे हैं। नहीं, एक ऐसे नहीं। ठीक है सर, ठीक है, मैं तब्रेज़ जी का रुख करती हूँ, उसके बाद फिर आपका रुख करूंगी। एक सेकंड रुक जाइए। जैसे को तैसा का जवाब देने का ही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ठीक है, जैसे को तैसा का तानाशाही अपना चुके हैं। जनता जिस जान गई ना उसी जैसे को तैसा जवाब देगी, के बीच में जाना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है रत्नाकर जी, मलिक जी, एक सेकंड रुक जाइए। तब्रेज़ जी का रुख कर लेते हैं। तब्रेज़ जी, क्या वाकई आपको लगता है कि कानून का शासन अब बुलडोजर के शासन में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है? अब कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, अदालत का काम भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है सर, बताइए। जी देखिए, कानून सच में अब नहीं दिख रहा है। इसका साफ खुल्लम खुल्ला रीजन ये है कि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के बायता समझे प्रीप्लान तरीके से वहाँ पे बुलडोजर चलाया गया, वहाँ पे मस्जिदें ढाई गई, वहाँ पे गरीबों का बायता दुकान और घरों को वहाँ पे किया गया। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक प्रवक्ता की बात है, फिर आपको रोक दूं, लेकर के समझिए कि एक सेकंड रुक जाइए। 22 मुस्लिम और 88 हिंदू बोलने का काम करते हैं। सुन लीजिए, हम ये बात बताना चाहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर ने कहा है कि पूरे देश में 731 कॉलोनीज हैं, जिसमें एक कॉलोनी जहांगीरपुरी को सिर्फ टारगेट किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आखिर क्या रीजन है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे बुलडोजर मुसलमानों के घरों पे चलवाया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी का जो पार्टी का विधायक है उसके सर आप लोगों की तरफ से अगर आप ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो आप लोगों की तरफ से भी कम नहीं होता ना सर? आप लोगों की तरफ से भी बहुत हिंदू मुस्लिम की खाई को और ज्यादा गहरी करने की कोशिश की जाती है। अभी आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए मुसलमानों को टारगेट किया गया, मुसलमानों को टारगेट किया गया। मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि 22 मुस्लिमों की दुकानें या फिर उनके आशियाने पर अगर बुलडोजर चला है तो 28 हिंदू परिवारों के आशियानों पर भी चला है। 88, आप समझिए 22 और 88। उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन पूरे देश में यही नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी वाले सेट करते हैं, कहीं पे दंगा कराओ और एक समुदाय को टारगेट कर दो। लेकिन मेरा ये साफ साफ कहना है कि लोकतंत्र देश के लिए बहुत ही खतरनाक है कि संविधान को साइड में रख करके बायता बुलडोजर की सरकार चल रही है। आखिर बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश में यही काम कर रहा है और बुलडोजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही है, वो भी यही काम कर रहे हैं। क्या इस देश में यही रह गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उसको बगल में रख करके आप किसी का भी घर, किसी का भी दुकान विदाउट नोटिफिकेशन, किसी का भी मस्जिद, किसी का भी बाजार, किसी की भी दुकान आप जलवा देंगे? ठीक है। क्या इस देश में सबसे शर्मनाक यही मोदी 2.0 पे चल रहा है? ठीक है प्रदीप जी, क्या बुनियादी हकों की संवैधानिक गारंटी को छीना जा रहा है क्या इस बुलडोजर का प्रयोग करके? नेहा जी, पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे जितने साइंटिस्ट फ्रेंड्स हैं सब लोग इंडिविजुअल अटैक किसी पे कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मोदी जी बुलडोजर प्रधानमंत्री है, कभी मोदी जी कोई पर्सनली तो कहीं से जा नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि कमिश्नर कर रहा है, कमिश्नर के पास। अब मैं जो एक बात बहुत देर से बोलना चाह रहा था, गवर्नमेंट ऑफिशियल तो कोर्ट के ऑर्डर से बाइंडिंग है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इतनी देर से मैं इनफैक्ट बात किसी भी कारण से बीच में ब्रेक के कारण से एचपीओ माध्यम से कारण से बार बार मेरा जो मैं बताना चाह रहा था वो इंटरप्ट हो रहा था। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तो आज की बात है 2022 मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, 2015 की बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिक डेट है मेरे पास 26 नवंबर 2014, 4 दिसंबर 2014 और 19 जनवरी 2015। यही इस तरह के एनक्रोचमेंट का उस टाइम बहुत बोल रहा था, इलीगल कंस्ट्रक्शन का बहुत बोल रहा था। अल्टीमेटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को आना पड़ा। उसको मैं जो जजमेंट का नाम ले रहा हूँ वो इसलिए ले रहा हूँ बार बार कि किसी को भी टारगेट करने से पहले हमारे पास कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दी थी। उस डायरेक्शन में एमसीडी को सेक्शन C21, C22, C98 ये 3 सेक्शन के ऊपर उसका मैं टाइटल ऑफ द केस बता रहा हूँ 2014 के बता रहा हूँ। देखिए रमन जी, पूरे देश का जो
संविधान है उसको ध्वस्त करके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आप चैनल पे मत पढ़ाए कीजिए हम लोग। अगर उतना ही अगर आप संविधान को अगर मानते तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बावजूद वहाँ पे किसी का घर नहीं गिराती भारतीय जनता पार्टी। तबरेज जी एक सेकंड रुक जाइए, बोलने दीजिए प्रदीप सिंह को। पहले आप सुन लीजिए। और ये उनका जो है उनको दास्तान सुनने के जो है इतना समय नहीं है लोगों का, उन लोगों के दास्तान सुनते थक चुके हैं पूरी। तबरेज जी एक सेकंड रुक जाइए। नेहा जी 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की डायरेक्शन है एमसीडी को, गवर्नमेंट ऑफ जीएनसीटीडी को, दिल्ली गवर्नमेंट को, उसमें डायरेक्शन है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए सर आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है रमन जी अब सवाल इस बात को लेकर भी है, ये बार बार सवाल उठ रहा है कि सर 9 बजे से ही बुलडोजर वहां पहुंच गया, पहले तो नोटिस नहीं दिया, फिर 9 बजे ही सुबह पहुंच गया, वहां बुलडोजर चलना चालू हो गया। 11 बजे जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, जब इस पर रोक लगी तो तब तक 11 बज गए थे। लेकिन 9 से 11 2-3 घंटे में जो काम होना था, जहां पर बुलडोजर चलना था, वो उस बुलडोजर की तरफ से चलाया जा चुका था, वो ध्वस्त किया जा चुका था। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया क्या, और क्या एक कहीं ना कहीं एंगल इसमें जहांगीरपुरी में हुई हिंसा भी थी क्या? देखिए, हमारे को बड़ा स्पष्ट रूप से आपको बताऊं कि आपको याद होगा जब कंगना रनौत का केस हुआ था मुंबई के अंदर, तो एक नौटी जो आदमी है और उसके नौटी दोस्तों ने और उसके नौटी अखाड़ी ने ये काम करा था कि जब तक आएगा कंगना रनौत का मुंबई में हुआ था, वो कोर्ट गई और फिर उसके बाद उनकी जीत हो गई। लेकिन जब हाथ में आया तो उसकी अनुपालना हुई। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे कोर्ट का ऑर्डर आएगा, दस्ती मिलेगी, उसकी अनुपालना होनी चाहिए, वो हुई। अब इसमें दस्ती मिले बिना कैसे काम चलेगा? ऐसा तो नहीं होता ना कि दस्ती जब तक ना मिले कोर्ट से तब आप उसको मान लें, कोई रिहा हो जाता है कैसे? नहीं मिल होता जब तक ऑर्डर नहीं। ये कैसे तय होगा, ये कैसे तय होगा कि सामने वाला दोषी है या नहीं है? सर कानून को भी तो अपना काम करने दीजिए। क्या नहीं लगता कि अदालत को भी अपना काम करने देना चाहिए? नहीं मिल गई, लीगल दुकानों के ऊपर बुलडोजर क्यों चलाया आपने? इस देश में जो रोजगार का मुद्दा है, इस देश में जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, इस देश में जो महंगाई का मुद्दा है, इस देश में जो ठीक है तबरेज जी ठीक है, लेकिन सारा मुद्दे को गठरी में बंद करके भागने को तैयार पात्रा पुत्र आकर के अपनी जो है मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। हम लोग कहानी सुनने के लिए उनके नहीं बैठे हैं। पूरे देश में बुलडोजर चल रहा है, अपनी भी नहीं सुनने के लिए बैठे प्रभु, सुनना आता है आपको? सर जब पत्थर चलाए जाते हैं तबरेज जी, एक सेकंड रुकिए जरा, जब पत्थर चलाए जाते हैं तो कोई पत्थर खाने के लिए बैठा होता है क्या? सवाल ये है कि पत्थर कौन चलाया? आप उसका कौन चलाया बताइए, कौन चलाया बताइए? बगैर आप नोटिफिकेशन कोई बुलडोजर की कार्रवाई के लिए नहीं बैठे तो कोई पत्थर खाने के लिए भी नहीं बैठा। रुक जाइए। कोड इंडिया में हो गया है कि 2 मिनट में आप जांच कर लेते हैं कि एक मुसलमान ही काफी है उस पत्थर को फेंकने के लिए। आप 2 मिनट में जांच कर लेते हैं मुसलमान का नाम। तबरेज जी यहाँ हिंदू मुसलमान मत करिए प्लीज, हिंदू मुसलमान मत करिए, मत करिए हिंदू मुसलमान। सर अगर आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं तो ये सोचिए कि आप लोग जब बोलते हैं हिंदू मुसलमान, इस खाई को कितना और गहरा करते हैं आप लोग। देश में महंगाई का सबसे ज्यादा जो चरम सीमा पर है इसको। ठीक है तबरेज जी एक सेकंड रुक जाइए, रमन जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मुझे रत्नाकर जी का रुख करना है। ठीक है का एक नैरेटिव सेट चले। रमन जी रखिए, अपनी जल्दी से बात रखिए। नैरेटिव कहीं जाएगा, इनको भी जनता बौखला गई है। सुनो तबरेज मियां सुनो, ना बेल्जियम में, ना स्वीडन में, ना स्पेन में, ना ही सीरिया में, यमन में, कहीं पे भी भाजपा या आरएसएस नहीं है, वहाँ हिंदू भी नहीं है। अब जो हिंदू वहाँ पे नहीं आके आपको छेड़ रहे, लेकिन पथराव वहाँ पे भी होता है, मार कुटाई वहाँ पे भी होती है, क्रिश्चियंस का प्रोफेशन जा रहा है उसमें भी आपने करा है। तो मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, ये विषय जो है वर्तमान डिस्कशन हो रही है कि बुलडोजर क्यों चला। आप हिंदू मुस्लिम पे जाना चाहते हैं, जब आप बोलेंगे मैं हिंदू मुस्लिम जाना नहीं चाहते, लेकिन बुलडोजर जो चलेगा
समाजवादी पार्टी का एक मुसलमान नेता का ही क्यों जा रहा बिना धर्म के, बिना जात के, बिना धर्म के, बिना क्यों जा रहा है प्रदेश में? ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है सर, ठीक है, ओके रमन जी, ठीक है। तबरेज जी एक सेकंड रुक जाइए तबरेज जी, मुझे आवाज बंद करवानी पड़ेगी सर, रुक जाइए पीछे नहीं हट सकते रमन जी। क्या आज ये जो है ये कोई तरीका नहीं है, बहुत ज्यादा एक्टिव है और ऐसा कोई आपका कोई अधिपत्य नहीं है, वो सिस्टम आपका यहाँ नहीं चलता चैनल पे जो आप बोलते हैं ना कि जी सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा ही चलेगा। हाँ हम जानते हैं आपके लोग बैठे हुए हैं, देखिए हम अगर तबरेज जी एक सेकंड रुक जाइए रमन जी, एक सेकंड रत्नाकर जी, हम सरकार का और जो संविधान का आवाज उनकी बंद कर दीजिए, तबरेज जी की आवाज बंद कर दीजिए। वामपंथियों की सरकार, ठीक है, जो बचे कुछ आपके रमन जी एजेंट हैं, उनको भी हम ढूंढ के निकालेंगे। रमन एक सेकंड रत्नाकर जी, अभी रमन जी कह रहे थे कि कंगना रनौत के ऑफिस पे जब बुलडोजर चला दिया जाता है तब तो नहीं आवाज उठाते, सरकार आपकी सर बुलडोजर चला दिया जाता है, वो अवैध आप लोग ध्वस्तीकरण नहीं करते हैं? देखिए कंगना रनौत जी किसके सपोर्ट में बोलती हैं, किस माइंडेड से सर लोकतंत्र में आवाज उठाएंगे क्या, किसको कितना बोल रहे हैं? जवाब दे देता हूँ हाँ। कहीं पे भी बीएमसी हो चाहे एनसीडी हो, कहीं पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो तोड़ेंगे, आप भी तोड़िए। कहा था कानून के दायरे में, अरे कोर्ट ने क्या कहा, सुनिए कानून के दायरे में अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इंक्रोचमेंट है तो तोड़ा जाएगा। सर ये कौन तय करेगा, क्या करते हैं, कौन तय करेगा रत्नाकर जी इलीगल था या नहीं था? आप तय करेंगे, आपकी सरकार तय करेगी क्या, या फिर कोर्ट तय करेगा? ये बिल्कुल कौन तय करेगा? इलीगल कंस्ट्रक्शन था, कौन तय करेगा? जो बीएमसी ने छज्जे निकाले थे बाहर, वो छज्जे हटाए, जो पूरा उधर पूरा छज्जा तो सर जुर्माना क्यों देना पड़ा सरकार को? ऑफिस के बाहर निकाला, सरकार को जुर्माना क्यों देना पड़ा? और क्यों देना पड़ा जुर्माना? भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो है जेड सिक्योरिटी दिया, इनको क्या बचाना था? आपकी सरकार ने जुर्माना क्यों दिया? देखिए सुन लीजिए नेहा जी जरा मैं रमन जी की बातों का जवाब दे देता हूँ। आप मेरी बातों का जवाब दीजिए सर। सुनिए आप वहाँ पे एमसीडी में लॉ एंड ऑर्डर जो है आपकी जिम्मेदारी है दिल्ली में, आप लॉ एंड ऑर्डर जो दंगे देखिए किस तरह से 2022 में भी हुए, 2020 में भी दंगे हुए, उस दंगों का जिम्मेदार कौन है? एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय अपने गिरबान में सभी को झांकना चाहिए कि आप लोग कितने पानी में है ये भी पता चल जाएगा। और जाहिर तौर पे एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय खुद देखिए कि आप लोग अपनी सरकार जहां पर है तो वहां पर क्या कर रहे हैं, और प्लीज हिंदू मुस्लिम करके इस खाई को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।